साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। मैं जैसलमेर से आपका वेटरन ओम प्रकाश। बस इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी दोस्तों। कल हमारा जंतर मंतर पे 3 तारीख का बहुत बड़ा आंदोलन है। कहा है बुजुर्गों ने, जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ वासा तहाँ विश्वास। हमें विश्वास है कि ये रैली सफल होगी और हमें चाहे कोई भी हो उन्हें सफलता का संदेश देना चाहिए, सफलता का अभिनंदन करना चाहिए और सफलता की हमें शुभकामनाएं भेजनी चाहिए। दूसरी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भाई जो हमारा एक वीडियोग्राफर है या जो यूट्यूबर है, अपना बोलता, मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी आज कम से कम इस 1 साल के अंदर उसकी यूट्यूब को फॉलो करते करते अगर 92,000 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारे दूसरे गोरेलाल जी है उनके भी एक साहब का यूट्यूबर है, यूट्यूब है, उनमें 22,000 फॉलोवर है। तो ये दोनों मिला के करीब लगभग 1,20,000 के आसपास पहुंच जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक साल भर जो इनको फॉलो करते आए हैं उनमें अगर थोड़ी सी भी, अगर मैं आज उसके वाले शब्द बोलता हूँ कि भाई थोड़ी सी शर्म बची है ना, और इसको अगर आप लोगों ने आप भी यहाँ तक इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया है तो भाई इसका समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पे पहुँच जाओ। जो डेली कमेंट लिखते थे ना, भाई हम तेरे साथ है, भाई तेरे साथ है, साहब का संघर्ष कमेटी तरन तारण जिंदाबाद, ये है वो है, जो कुछ भी है, तो अभी तुम्हारा ये साबित करने का मौका है कि ये कॉल सिर्फ साहब का संघर्ष कमेटी तरन तारण की है। हम तो सब संगठनों को बोल रहे हैं कि जाओ, सब जाओ, सब जाओ, लेकिन विशेष तौर से जो इनके फॉलोअर है उनको चैलेंज देते हैं कि तुम जाके दिखाओ, या तुम लोगों ने झूठा इनका साथ देख के पूरे आंदोलन की ऐसी तैसी की है। क्योंकि तुम लोगों ने अगर इनको इस तरह उठाया है, ठीक है ना, और ये अपने वीडियो पे वीडियो डालते गए और लोग भ्रमित होते गए, ठीक है ना, तो अगर इनके सच्चे हितैषी हो और इनका नाम सच्चा रहे इस संघर्ष में, तो तुम सबको ही 1,20,000 में से तुम लोगों को 70% 80% वहाँ पहुँचना चाहिए। नहीं पहुँचने तो तुम लोग बेशर्म हो जिन्होंने इनको ये मौका देके और सब कुछ ऐसी करवाई। कल शाम को इनका वीडियो आ रहा था, ये खुद एक्सेप्ट कर रहा कि भाई मेरी तो 8 साल की नौकरी है फौज की। अरे जिसने फौज की नौकरी नहीं देखी है, फौज में क्या ऊपर होता है क्या नीचे होता है, क्या 8 साल में इसने देखा है, क्या इसने परखा है, क्या इसने व्यवहार किया है। हाँ, इन्होंने बोला कि गूगल में सर्च कर दो, सर्च रात भर में करता रहा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि 50% गूगल पूरा इसी के संघर्ष से भरा पड़ा है, ठीक है ना। लेकिन वो 8 साल का नहीं, वो अभी का, फरवरी के बाद का, ठीक है ना। तो भाई ऐसी बात है कि अभी आप लोगों का चैलेंज है, आप लोगों ने कैसे साबित करना है कि आप साहब का संघर्ष कमेटी तरन तारण जिंदाबाद करते हुए आ रहे हो हिंदुस्तान के चारों कोनों से, तो तुम कल पहुंचो। और बाकी भाइयों से बोल रहा हूं कि तुम भी पहुंचो। हो सकता है कि भाई हमें क्यों अपनी आशा छोड़नी है, सब मिलके एक आखिरी अच्छा प्रहार सरकार पे हो जाए और रिजल्ट अच्छा निकल जाए, ठीक है ना। क्यों कि भाई जब हम भी जंतर मंतर, तो मैं पहले ही कह चुका हूं, धरना तो पहलवान जी ने स्टार्ट किया था, उस पर कब्जा किया हुआ है इनका। चलो अब उसके बाद इन्होंने चलाया है तो ये इनकी महानता है, अब इनकी महानता है तो इन्होंने चलाया। लेकिन अब इसमें इस पॉइंट पे गौर करना बहुत जरूरी है कि वो जो धरना है हमारा सांकेतिक धरना कहा गया है। हमने 13 महीने में सांकेतिक धरना ही कहा है सरकार को, कहीं पर नहीं बोला हमने कि भी हमारा ये फुल धरना है, हमारा ये बहुत ही मतलब आंदोलन रूपी धरना है। तुम आंदोलन चिल्लाते रहे हो, लेकिन ये हमने 13 महीने सांकेतिक धरना दिया। सांकेतिक हमारा 80 to 90% बंदा वहाँ जो 13 महीने में बैठा रहे हैं, वहाँ 3 से 4 आदमी बैठे रहे हैं, ठीक है ना। अब रह के 10% 20% लोग कभी इधर से आ गए, कभी इधर से आए, कभी इधर से आए, कभी इधर से आ गए, या 1-2 दिन जो हमने रैली कर ली उसमें आ गए और वो हो गया। तो कहने का मतलब आपका सांकेतिक था, और वो सांकेतिक सरकार ले या न ले वो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये तो होगी इनकी बात। अब ये 8 साल की नौकरी वाला बंदा आपका नेशनल लीडर है, और इसके जो अनुभव है सेना के बारे में इतने ज़्यादा है
कि शायद जिसने 35 साल वहाँ घुटने रगड़वाए उनको भी उसने उठा के बोला ये इसको पता नहीं, खक पता नहीं, उसको भी उठा के इसने बाहर कर दिया है। तो अभी आप लोग इसके बारे में मैंने इतना ही बोलना काफ़ी है, बाकी इसके मुंह से खुद आप सुन लेंगे। दूसरा, सरकार को सबसे अच्छा सहयोग दिया मेरे भाई सूबेदार वीर बहादुर सिंह साहब ने। आपने कोर्ट में केस लगा लिए और कोर्ट के अंदर है जो सरकार के पास में एक जवाब तो हमेशा है ही है, एक तो वो आपको अपोज करेगी, दूसरी उनके पास में कि जब तक कोर्ट में आपका केस चल रहा है जिन मुद्दों के ऊपर, उस मुद्दों पे सरकार बात नहीं करेगी। तो वो मौका आपने सरकार को दे दिया, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो साहब ऐसी बात है ना कि वही जो हमारा लास्ट हियरिंग थी वन रैंक वन पेंशन की, तो उसमें हमारे वकील ने दलील क्या दी थी कि भाई 22 आ रहा है, आने वाला है, अभी हमारे ये 19 में पे कमीशन लागू होना, सॉरी वन रैंक और भी लागू होने वाली थी जो सेकंड हमारी है, इसको इंतजार करते करते 4 लाख लोग हमारे भगवान को प्यारे हो गए। तो पता नहीं आपके इन जो कोर्ट केसों का इंतजार करते करते कितना लाख लोग प्यारे होंगे, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये अनिश्चितता की बात है। आपने अच्छा काम किया, सरकार को सपोर्ट मिला, उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र है। फिर हम आते हैं, हमारे एक वीर बहादुर सिंह ने बहुत ही गजब का मतलब एक मूवमेंट चला दिया है, वो भी चला दिया है कि भाई राजनीति का अंदर जाएंगे और अंदर जाके सारी विसंगतियां दूर करेंगे। अब यहाँ पे पिन पॉइंट टेक्निकल पॉइंट क्या है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी और मोदी जी को टारगेट किया है, इन्होंने पूरी राजनीति को नहीं किया है। इनका कोई भाषण उठा के देख लो तो उसमें क्या है कि बीजेपी मोदी जी, बीजेपी मोदी जी, बीजेपी मोदी जी, ठीक है ना। इसकी जगह पे अगर आप सन 47 से इस राजनीति को चैलेंज करते हुए जाते, विश्लेषण करते और दुनिया के दिमाग में ये सेट करते कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है विश्व के अंदर जिसने आज तक सैनिक शासन नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है? सैनिक शासन। इसलिए राजनीति का बहुत बड़ा मतलब भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। अब वो चाहे पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई भी हो, तो इनको चाहिए था कि पूरी राजनीति के ऊपर एक सीधा हमला करना, न कि किसी एक के ऊपर। अब एक से हमला करने से क्या होगा कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो उसको और मजबूत करेगा। आप जाओगे तो छुटपुट पार्टियों वाले वोट हो सकता है वो आपको पड़ जाए, तो फिर कोर वोटर तो लेगा नहीं आपसे। जिनकी मानसिकता हैक हो चुकी है भाई, उनको भगवान श्री मतलब विष्णु जी दिखाई देते हैं, ठीक है ना, और लोग मानते हैं। लोगों ने मंदिर बना लिए, घर में पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो साहब। अब तीसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि वीडियो में आके चिल्लाने से कितने लोग तुम्हारे सैनिक सुनेंगे भाई वीर सिंह जी। इसके लिए गांव गांव आपकी टीमें पहुंचेंगी, गांव गांव जाके सैनिक समाज को जगाओगे, तब होगा। जो अभी दिग्गज वीरांगना संघ ने किया है, ऐसी कम से कम अब आप 15-20 दिन अगर 1 महीना चलाओ तो ऐसे चलाओ कि हिंदुस्तान का कोई गांव ना छूटे, तो जाके आप कुछ कामयाब हो सकते हो। अदरवाइज आपको कामयाब ऐसा नहीं है। बोला कि 9 मन तेल होगी न राधा नाचेगी, तो 9 मन तेल अगर आपको इकट्ठा करना है तो हर गांव से आपको 150 ग्राम तेल लेना पड़ेगा, तब जाके 9 मन होगा, तब आप कामयाब होंगे। अब मैं आ जाता हूं हमारे दिग्गज वीरांगना संघ को। अरे भाई बड़ी मुश्किल से 4 महीने अर्जुन साहब ने ऐसे हाथ कर आपको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा हो गए, प्लेटफॉर्म बन गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। और हमने ये पैदल न्याय यात्रा भी निकाल ली। अब उसके बाद में सिर्फ आ जाओ संगठन में शामिल हो जाओ, आ जाओ संगठन, कोई नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका आधा सैनिक, यानी कि आपके आधे जेसीओ जो आर 50% जो पेंशनियर है वो लीग के और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य है, और उनके ऊपर उनके आका बैठे हुए, वो उनको बाहर नहीं निकलने देंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर अपना चाहे सरकार से ले किसी से भी ले उनके ऊपर खर्चा किया भाई, और वो लोग नहीं निकलेंगे। हमने बहुत कोशिश की। हाँ, एक वीर मिला हमारे को जैसलमेर के अंदर, जिन्होंने अपने एक जनरल जो उनका चीफ बैठता सेवा परिषद का, सीधी बात किया, साहब क्या आप एक चिट्ठी लिखोगे सरकार को कि हमारे साथ विसंगति हुई है परिषद के लेटर हेड के ऊपर। तो जनरल साहब ने मना कर दिया, तुरंत उन्होंने निर्णय लिया, पर मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ,
मैं अपने भाइयों के साथ जा रहा हूँ और जैसलमेर की इकाई को मैं मर्ज करता हूँ। और तुरंत उन्होंने मर्ज कर दिया। सारा ही सैनिक और सारा ही फंड जो यहाँ JCOR की संस्था बनी थी उसके साथ मर्ज कर दिया, बिल्कुल लिखित में एफिडेविट देके। जब तक ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे जो सीधा चैलेंज अपने उस आका को भी करेंगे कि या तो मेरे लिए खड़ा हो, नहीं होता तो फिर साइड में हो। क्योंकि सही बात है, गुलामी की करने की हमें आदत पड़ी हुई, छूटेगी नहीं ना। बैठे हुए हैं गोद के अंदर, कोई शक नहीं है। लीग और सेवा परिषद के अंदर बैठे हुए लोग बोलते हैं अर्जुन सिंह साहब को, अरे 25 साल हो गए, कभी तो उनको हटा के कोई अफसर बैठता ना 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। अरे उन्होंने अपना भी कंडीशन रखी हुई है, ऐसा नहीं है। और उस कंडीशन में वो उन सभी से हाथ कटवा के रखे हुए हैं, तब वो अपनी संस्था को JCOR के हिसाब से चला रहे हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है, तो अब वो कभी उनको राज्यपाल बनाते हो, कभी सांसद बनाते हो। अरे भाई, अगला तो पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा, क्या बनाओगे आप उनको? वो उनका अच्छा काम था, उन्होंने कर दिया, अब तुम जैसा मर्जी वैसे करो। तो अभी मैं दिग्गज वीरांगना महासंघ के कोऑर्डिनेटर साहब को आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं भी एक प्रदेश का मतलब कोऑर्डिनेटर हूं, तो मैं ये तो अपना विचार तो व्यक्त कर सकता हूं। आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि भाई, अगर सरकार ने हमारी न्याय यात्रा का संज्ञान नहीं लिया, ना कोई जवाब दिया, ना कुछ और दिया, तो कम से कम अब आचार संहिता लगने वाली है। और आप है जो मतलब सीधे ही घोषणा कीजिए कि भाई अब भी दिग्गज वीरांगना संघ गांव में जा रहा है और असहयोग आंदोलन शुरू कर रहा है इस सरकार के खिलाफ। हम वोटिंग में जाएंगे और वोट की चोट देंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, एडवोकेट, जैसलमेर। आज 2 शब्द में उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ जो बच्चे एक तो अपनी पेंडिंग भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वो सारे के सारे अपनी क्वालिफाइड जो भी एग्जामिनेशन थे वो सारे क्लियर होने के बाद में सरकार ने उनको फेंक के उठा के बाहर कर दिया है। अगर मेरी आवाज़ उन तक जाए तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों, हाँ आप लीजिए, पॉलिटिक्स का सहारा लीजिए, किसी का लीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर आप खुद इंडिपेंडेंट बॉडी बनोगे ना, इंडिपेंडेंट बॉडी, तो उसके साथ में क्या होगा कि लोग आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अदरवाइज इस देश के अंदर एक रिवायत रही है, जहाँ झुंड हुआ नहीं, उस झुंड का मालिक बनने के लिए फटाक से दुनिया आ जाती है और फिर उस झुंड का सौदा कर देती है, और वो झुंड भूखा प्यासा रह जाता है और वो सौदा करने वाला पैसा जेब में डाल कर ले जाता है। तो ये पहले तो मैं उनको ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि भाइयों, हम लोग अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि आपके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ कि भाई, आज अगर मान लो चुनाव होता है, चुनाव हो गया, जीत गए सांसद, और जीतने के बाद में तुरंत सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों मिलके एक बैन लगा दे कि भाई ये चुनाव रद्द, ये है जो अभी कोई शपथ परेड नहीं होगी संसद की। उस टाइम इन पे क्या बीतती है वो अभी आप पे बीत रही है, क्योंकि आपने भी सारे फील्ड पार करके अब आप सिर्फ जाके ट्रेनिंग करके कसम लेने वाले थे अंदर जाके, और इनको तो ट्रेनिंग तो इनकी ली हुई है। अब ये जीत के जैसे ही जाएं उसी टाइम इनके ऊपर ये बैन को लग जाए, और जब तक कोई देश में करने वाला ऐसा कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। हमारे पुराना एक चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना था, उसका नाम आज कोई भूला नहीं है, ठीक है ना, और ना कोई भूलेगा। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मैं कहता हूं कि उसका नाम आप लोग याद करें। मैं अगले वीडियो में उनका नाम बताऊंगा कि वो कौन थे कि जिन्होंने चुनाव आयोग को पहचान दी। तो पहले तो बच्चों, जो मैं कह रहा हूं, किसी के लिए झुंड मत बनो, राजनीतिक पार्टी का हथियार मत बनो,
अपना इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ, अपने अंदर से बंदे चुनो। बहुत बंदे आपके अंदर योग्यता वाले हैं जो आपकी आवाज़ को उठा के आगे रख सकते हैं। साथ में कानून का सहारा भी लो, कानून का सहारा भी लो। कानून आपको न्याय दिलाएगा। क्यों? कि वो बैक डेट से आपको अपॉइंट दिलाएगा। जिस दिन से आप क्वालिफाइड हुए हो उस दिन से आपका हक है इस सेना में जाने का। तो कानून और साथ में आपका अपना खुद की इंडिपेंडेंट बॉडी। दूसरा भाइयों, इसी कड़ी में जोड़ रहा हूँ अग्निवीर। भाई जब मजदूरी करनी है तो यहाँ पूरा फील्ड खुला पड़ा हुआ है, मजदूरी करो ना। आपने छुपी हुई सियासत नहीं देखी कि जो पुराने बुजुर्गों से पूछो, सैनिकों से या अधिकारियों से पूछ लो, जो आपके अधिकारी गण है उनसे, जिनसे आप मिलते जुलते हो, कि साहब जैसे ही आपका कमीशन होता है वैसे ही आपको 2 साल के लिए इन्फेंट्री अटैचमेंट भेजते हैं। जो कोरों वाले अफसर होते हैं उनको इन्फेंट्री अटैचमेंट में भेजते हैं। आरटी आर्मर्ड और इन्फेंट्री को होते हैं, उन अफसरों को 2 साल के लिए जोशीओ ओआर के साथ में रखते हैं। आर्मर्ड के अंदर तो 2-2 साल तक बैरिकों के अंदर अधिकारी रहते हैं और उनको एक टैंक दे दिया जाता है। जब तक 2 साल में वो माहिर नहीं होगा तब तक वो अफसर मेस में जाके खाना नहीं खा सकता। उनको 2 साल का, यानी कि 2 साल तो उनकी ट्रेनिंग होगी, सब कुछ ही 2 साल उनको अपना वो सीखने के लिए होगा। 4 साल के अंदर वो जाके कहीं काम करने लायक होते हैं। फिर यूनिट में जाते ही सबसे पहले उनको कंपनी कमांडर या क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी दी जाती है। लेकिन तुम लोगों को सिर्फ एक वेपन चलाना सिखा रहे हैं। क्या? एक बंदूक चलाना। 2 ही उद्देश्य हो सकते हैं कि आर्मी तो कमजोर होगी ही होगी, क्योंकि जो आर्मी की टेक्नोलॉजी है वो आप सीख नहीं पाओगे। और जब इसको सीखोगे तो इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम सरकार ने आपको दिया नहीं है। अब आप एक सिर्फ बंधुआ मजदूर से सिवा कुछ नहीं होगे कि 21,000 रुपये के ऊपर आपने बॉन्ड पे साइन किया हुआ है। अरे हम लोग जो 50-50 लाख रुपए लेके आए थे, आज हमारे पास नहीं है। वो 5-5 साल हुए आए हुए हमारे को। तो तुम ये 10-11 लाख से क्या कर लोगे? 15-20 लाख से क्या कर लोगे? एक साल में तुम्हारा एक प्लॉट नहीं आएगा भाई। तुम्हारी शादी नहीं होगी उससे, तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी, क्या करोगे उससे? अच्छा है कि उसके लिए कुछ अपना बल लगो, अपना कुछ करो। और बोलते हैं ना, देखो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई अगर कोई अंग खराब होता है तो उसको अलग कर देते हैं शरीर से। या डॉक्टर 5-6 टाइप की दवाई देता है तो बोलते हैं भाई अगर आपको लगता है कि इस दवाई से मुझे प्रॉब्लम है तो उस दवाई को आप मत लेना, अलग कर देना, ठीक है ना। तो जैसे कि ये पूरा ही ये सिस्टम हमारी आर्मी के अंदर अग्निवीर फिट नहीं बैठा है, इसके दुष्परिणाम आ चुके हैं हमारे पास में। क्या आप अपने माताओं की गोद सुन्नी करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो करो भाई। क्या जो शादीशुदा है अपनी बीवियों को विधवा करने के लिए कर रहे हो, करो। क्योंकि अगर ये भी होता कि भाई चलो शहीद हो गए तो कम से कम जिंदगी भर माँ बाप को पेंशन तो मिलेगी, बच्चों को पेंशन मिलेगी, बीवी को पेंशन मिलेगी, या जो शहीद हो गया तो उसके घर से एक और अग्निवीर ले लिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में भ्रष्टाचार तो बढ़ना ही है कि 25% तो वही बंदे बचेंगे ना जो कच्चे बनियान धोएंगे या बूट पॉलिश करेंगे। जो स्वाभिमानी सैनिक होगा 4 साल नौकरी करने के लिए जाएगा, वो कभी कच्चा बनियान नहीं धोएगा, तो उसको तो आउट ही होना ना। तो आप देखो जो 15-15 साल जो एक्सपीरियंस वाले बाहर आए, जब उनको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही तो भाई आपको कहाँ से मिलेगी? तो भाई मेरा बिल्कुल एक कड़वा मतलब वो डिसीजन है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। आपको भी कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाल के डेडलाइन कि भाई ये डेडलाइन के आगे हम लोग जो अपना आंदोलन पे उतर रहे हैं, इसके बाद में हमारी उम्र न गिनी जाए। हमारी उम्र हमेशा ही उसमें रहे कि जिसमें हम जब भी ये अग्निवीर खत्म हो तो हम जाके अपनी भर्ती को अटेंड करें, अटेंड करके हम अपने सैनिक के लिए हम अपने सेना में प्रवेश करें। आप भी कोर्ट का सहारा लीजिए और साथ में इन भर्तियों को अवॉइड कीजिए। जब आप इनको अवॉइड कर दोगे, जब आप भर्ती में जाओगे नहीं तो ऑटोमेटिक मतलब ही नहीं है। तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। 1-1.5 साल आपको ये कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ को रिजर्व करने के लिए आप कोर्ट का सहारा लीजिए कि भाई ये जो है, ये जो पॉलिसी है ये देश के हित में नहीं है, सेना के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, हमारी पर्सनल जिंदगी के हित में नहीं है, हमारे फ्यूचर के हित में नहीं है। इसलिए हमारी आज की जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन हम ये एजुटेशन शुरू करने जा रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कीजिए। और जब तक इस फैसला होता है उसके बाद में हमारे को अपनी इस उम्र को हमें फ़ायदा देना चाहिए। अभी देखो यूपी में दिया अपने योगी जी ने 2 साल की उम्र बढ़ाई और वो लड़के आज वापस से एप्लीकेबल हो रहे हैं। ऐसे आप भी कीजिए।
ठीक है ना। अब आप चले जाओगे, ठीक है ना, बंधुआ मजदूर बन के गोली खा के आपका डेड बॉडी आ जाएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। अभी देखो 2-4 का जो हुआ, क्या हुआ उसको, ना तो शहीद का दर्जा, ना कोई पेंशन, ना कुछ और, कुछ भी नहीं है। तो साथियों समझो, देश तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। ये 5 साल के लिए आते हैं, चलो 10 साल निकाल दी, हो सकता 15 भी निकाल ले, लेकिन आपको पता ना, आप कितनी भी ताकत से बॉल ऊपर उछालिए, वो उस ताकत की एंड तक वो बॉल जाएगी, फिर वापस धरती पे आएगी। तो यहाँ इस देश में इसको भी धरती पे आना पड़ेगा, और ये धरती पे आएंगे, और जब आएंगे तो उसके बाद में इतनी जोर से टिकेंगे ना कि खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को, दोनों को बोलता हूँ, जो हमारे सैनिक जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, वो भी इनका राजनीतिक पार्टियों का किसी का भी झुंड बन के इनका हथियार मत बनिए। अपना कानून, अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी, आप लोगों को बोल रहे हैं, प्लीज बाईकाट कीजिए। एक बार 1 साल बाईकाट कर लोगे तो आप देखना सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जाते रहेंगे तो कोई बात नहीं भाई, भविष्य तुम्हारा है, मिलना कुछ है नहीं। तुम बाहर आके और भी या तो फिर गोली चलाना, डकैती डालना, समाज में बिगाड़ना, क्या करोगे? पेट लगेगी, पेट में भूख लगेगी, अनाज तो चाहिए ना, अनाज लूटोगे, बंदूक चलानी आ जाएगी, फिजिकली बॉडी फिट हो जाएगी, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप संज्ञान में लें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो देश के लिए, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए, माता बहनों के लिए, आपके पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सैनिक भाई नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आज मैं बहुत सारे जो कागज हैं वो लेके बैठा हूं। ये सारे कागज सरकारी कागज हैं सैनिकों की मांगों के लिए और उनके जवाब। तो बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में जो जाड़ा लगा हुआ है उसको हटाने की कोशिश करूंगा, जब तक और भाई भी जुड़ जाते हैं। सैनिक भाइयों, बहुत सारे सैनिक भाइयों के मैसेज आते हैं कि आप YouTube चैनल चला रहे हो। मैं कोई YouTube चैनल नहीं चला रहा। सबसे पहली बात, जो मेरे पास में ज्ञान है, और वो ज्ञान मैंने नहीं मिला, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से मिला है, या सबका कमेटी के साथ तो मेरे को 9 साल के करीब हो गए। उससे पहले जो 8 साल में सर्विस के दौरान, तो सर्विस के दौरान ही मैंने इन चीजों को उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि आप अगर पुरानी खबरों को गूगल करोगे तो वहां भी आपको सच्चाई पता लगेगी। बहुत सारे भ्रष्टाचार खोल लेते मैंने।